हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं मैं इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट ऑफ 18th सेंचुरी। हम जैसा कि आपको पता है, हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर किए हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब फ्रेंच सोसाइटी, उस समय की फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि किस प्रकार राजा ट्रूप भेजते हैं, अपने सैनिकों को भेजते हैं, जिससे फ्रांस की जो जनता होती है वो भड़क जाती है और डरी हुई जनता जाकर उनके बस्टाइल फोर्ट को तोड़ फोड़ देती है, प्रिजन्स को तोड़ देती है, कैदियों को भगा देती है। तो वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब देखिए, ये हमारा कहानी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। वो हमारा जो पिछले वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट था वो एक बीच का पार्ट था और ये हमारा कहानी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फ्रांस की सोसाइटी, जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। कितने लोग को ये नहीं समझ में आता है कि सेंचुरी क्या होती है। जैसे सेंचुरी, 18th सेंचुरी, कितने लोग को कन्फ्यूजन रहता है। 18th सेंचुरी यानी कि 1800 के बाद जो स्टार्ट होगा वो 18th सेंचुरी होगा, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। 18th सेंचुरी मतलब कि 1701 से लेकर 1800 तक जो टाइम पीरियड होगा उसे हम 18th सेंचुरी कहेंगे। तो चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो उस समय जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी, ओल्ड रिजिम बिफोर 1789। 1789 को तो वहाँ पर, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1789 को वहाँ का रिवोल्यूशन आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन होता है, मतलब कि रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय जो सोसाइटी थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी का क्या मतलब है? जैसे कि पहले ज़माने में चलता था क्या कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो जिसके पास कम ज़मीन है उसको ज़मीन देता था खेती करने के लिए, और उसके बदले में जो उस पर खेती करता था वो उसको कुछ उसका टैक्स देता था। जैसे कि अगर मेरे पास ज़्यादा ज़मीन है आपके मुकाबले, या आपके पास ज़्यादा ज़मीन है मेरे मुकाबले, तो आप मुझे ज़मीन देंगे खेती करने के लिए और मैं उस पर खेती करूँगा और जो प्रोडक्शन होगा उससे मैं आपको टैक्स दूँगा। तो ये था फ्यूडल सोसाइटी। और उस समय जो फ्रांस की सोसाइटी थी, जनता थी, वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। 3 स्टेट कौन से हैं? फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी और थर्ड स्टेट पीजेंट्स, लेबर और वुमेन। क्लर्जी कौन लोग थे? देखिए, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी। क्लर्जी का क्या मतलब है? क्लर्जी जो थे वो चर्च वाले लोग थे। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, क्लर्जी किसे कहते थे? क्लर्जी, ग्रुप ऑफ द पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। क्लर्जी वो लोग थे जो चर्च का देखभाल करते थे। चर्च, जैसे चर्च तो आपको पता ही होगा कि चर्च एक तरह से जो ईसाइयों का होता है, मंदिर की तरफ से होता है, जैसा होता है। तो क्लर्जी जो थे वो चर्च की देखभाल करते थे। और जो नोबिलिटी थे वो लोग जो थे वो किंग, रूलिंग क्लास के लोग थे। रूलिंग क्लास मतलब कि राजा के रिलेटिव्स, राजा, उसमें नोबिलिटी में राजा से संबंधित लोग आते थे। और जो तीसरा, जो हमारा थर्ड स्टेट था वो था पीजेंट्स, लेबर मतलब कि और बची जनता, जो मजदूर थे, जो कामगार थे, जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, वो सब जो थे उन्हें थर्ड स्टेट में डिवाइड किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कोई कि सोसाइटी कितने पार्ट में डिवाइड थी, तो कह देंगे कि थर्ड स्टेट, 3 स्टेट में, जिसमें से क्लर्जी, नोबिलिटी, पीजेंट्स और लेबर। क्लर्जी जो थे वो चर्च के लोग थे और नोबिलिटी रूलिंग क्लास के लोग थे और पीजेंट्स, वर्कर, लेबर्स, ये लोग थे। अब देखिए क्या था कि क्लर्जी और नोबिलिटी जो थे लोग, क्लर्जी और नोबिलिटी, उनको कुछ स्पेशल पावर उनको मिला था। इंजॉय द प्रिविलेजेस बर्थ बेस्ड ऑन द बर्थ, मतलब कि ये कुछ प्रिविलेजेस इनको बर्थ पर ही मिलते थे, कुछ अधिकार इनको इनके बर्थ से ही मिल जाते थे। क्लर्जी और नोबिलिटी दोनों लोग की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं थर्ड स्टेट की नहीं, केवल 2 स्टेट, क्लर्जी और नोबिलिटी, जिसमें से चर्च वाले लोग और जो रूलिंग क्लास के लोग थे, उन्हें जन्म से ही कुछ अधिकार, दूसरों पे राज करने का अधिकार मिलता था। और एक्सेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, एक्सेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस क्या था उस समय? फ्रांस सोसाइटी उस समय जो थी वो टैक्स देती थी। जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो टैक्स देते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड स्टेट वाले में कौन लोग थे? थर्ड स्टेट में गरीब लोग थे। तो गरीब लोग के पास जाहिर सी बात है, अगर ज़मीन नहीं होगी तो वो दूसरे के ज़मीन पर काम करेंगे तो उन्हें टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ये लोग थे जो क्लर्जी थे, नोबिलिटी थे। एक तरह से कह सकते हैं कि ये लोग कुछ अमीर थे, जिसकी वजह से ये लोग थर्ड स्टेट पर राज करते थे। और ये कुछ
इन्हें कुछ प्रिविलेजेस इनके बर्थ से ही मिलता था, कुछ इनको अधिकार जैसे कि ये थर्ड स्टेट पर राज करेंगे और इन्हें टैक्सेस भी नहीं पे करनी पड़ती थी। और पीजेंट्स जो थे दे वर ऑब्लाइज टू पे टैक्सेस रेंडर सर्विसेज। जो पीजेंट्स थे उनको उन्हें टैक्सेस पे करने पड़ते थे और रेंडर सर्विसेज देने पड़ते थे। किसको? क्लर्जी और नोबिलिटी को। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्सेस भी नहीं देने पड़ रहे हैं और टैक्सेस ले भी रहे हैं, साथ ही साथ टैक्सेस ले भी रहे हैं। इनको कहा जाता कि तू हमको टैक्सेस दो, तुम हमको टैक्सेस दो। यहाँ पर तो क्या देख रहे हैं, जो गरीब हैं उनसे टैक्सेस लिया जा रहा है और जो अमीर है वो अपना आराम से चैन की ज़िंदगी बिता रहे हैं। अब देखिए मैंने वहाँ पर यही बताया आपको, क्लर्जी जो थे ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। आप ये डिफिनेशन याद कर सकते हैं कि क्लर्जी में कौन लोग थे। ग्रुप ऑफ द पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन ऑफ इन द चर्च। चर्च में जो स्पेशल फंक्शन से नोबिलिटी दे आर रिलेटिव्स ऑफ द किंग। नोबिलिटी जो थे वो रिलेटिव्स के किंग्स थे, मतलब कि किंग के रिलेटिव से, किंग के जो थे। अब देखिए किंग के मतलब कि जो रिश्तेदार थे या फिर कहें रूलिंग क्लास के मंत्री वगैरह, उनके ये थे। थर्ड स्टार दे आर स्मॉल पीजेंट्स लेबर। इट इज़ थर्ड स्टेट में जो वर्कर्स थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, वो लोग थर्ड स्टेट में थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टैक्सेस विच आर पेड बाय थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट को जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड स्टेट को टैक्सेस पे करना पड़ते थे क्योंकि वो उनको गरीब थे, उन्हें एक तीन जो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था। तो थर्ड स्टेट को टैक्सेस पे किया करना पड़ता था, नोबल लोग को और क्लर्जी लोग को। तो कौन कौन से मेन टैक्सेस थे? तो पहला था हमारा तीर्थ्स पहला टैक्स था। तो टैक्स लिविड बाय द चर्च। ये चर्च के लोग, जो मैंने आपको बताया कि क्लर्जी वाले लोग थे, वो लोग टैक्स लेते थे 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। ये टैक्स कितना था होता था 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। जैसे मैंने आपको बताया फ्यूडल सोसाइटी था, वहाँ पर जिसके पास ज़मीन थी वो दूसरे को ज़मीन देता था, उस पर काम करते थे और टैक्स देते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, क्लर्जी जो थे और नोबिलिटी, ये लोग अमीर थे, ये लोग लैंड ऑनर थे। तो ये क्या करते थे, पीजेंट्स को लैंड देते थे, उन पर ये खेती करते थे। और क्या होता था, जो 1/10 प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन का 1/10 होता था, वो इन्हें देना पड़ता था। जैसे कि टिप्स अगर पूछे कि टिप्स क्या था, तो टिप्स कह दीजिएगा आप, इट इज़ ए टाइप ऑफ टैक्स विच इज़ लिविड बाय द चर्च बाय पीजेंट्स, थर्ड स्टेट पीजेंट्स 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। तो ये क्या था, ये टैक्स लिया जाता था, टोटल प्रोडक्शन का 1/10 आपका लिया जाता था। और टैली भी एक टैक्स था। टैली क्या टैक्स, कौन सा टैक्स था? टैली टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू बी स्टेट। अब इसका मतलब क्या है, टैली एक टैक्स था जिसे डायरेक्ट स्टेट को देना पड़ता था, थर्ड स्टेट को। मतलब कि इस टैक्स को राजा वाले लोग यानी कि नोबिलिटी वाले लेते थे। तो यहाँ पर दो तरह के टैक्स होते थे, टिप्स और टैली। टिप्स जो थे वो चर्च वाले लोग लेते थे, और मतलब कि क्लर्जी वाले लोग, और टैली जो थी वो नोबिलिटी वाले लोग लेते थे। स्टेट को डायरेक्टली पेड किया जाता था। और ये सारे टैक्स, जितने भी टैक्स थे, वो केवल थर्ड स्टेट को पे करने पड़ते थे, नोबिलिटी और क्लर्जी को नहीं। अब देखिए क्या हुआ, इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बार्बन फैमिली ऑफ द फ्रांस किंग। अब देखिए क्या, 1774 में लुइस 16 जो था वो एक बार्बन फैमिली का था, जो कि फ्रांस के किंग थे, जो फ्रांस के किंग। देखिए 1774 में लुइस 16 फ्रांस का किंग बना। 1774 में मतलब कि हम जो फ्रांस रिवॉल्यूशन पूरा हुआ था, वो लुइस 16 के ही लुइस 16 के राज करने के अंतर्गत में ही हुआ था। तो 1774 में लुइस 16 राजा बने थे और ये मैरी किए थे ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। ऑस्ट्रिया क्या थी, अब ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेगा, ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री है, और वहाँ की प्रिंसेस से इन्होंने मैरी एंटोनेट वहाँ की प्रिंसेस थी, जिससे लुइस 16 1774 में शादी किए थे, विवाह किए थे और वहाँ के राजा बने थे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, डेट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि इस बार MCQ आ रहे हैं। तो और ये भी याद कर लिए कि इनकी पत्नी का नाम था मैरी एंटोनेट, लुइस 16 वहाँ के राजा थे। अपॉन हिज एसोसिएशन फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी वाइड। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, अपॉन हिज एसोसिएशन, मतलब कि जब ये राजा बने तो ये पाए अपनी ट्रेजरी खाली। अपनी ट्रेजरी का मतलब क्या है, मतलब कि संदूक। जैसे आपको पता होगा कि राजा लोग अमीर रहते ही हैं, तो राजा को जब राजा बनेंगे तो उनको कुछ ना कुछ उनको संदूक तो मिलेगा, उस खजाना मिलेगा। तो वो खजाना इनके पास खजाना खाली था, मतलब कि ट्रेजरी खाली थी। ट्रेजरी का मतलब होता है, समझिए, संदूक, खजाना, जो भी आप समझ सकें।
और अपॉन हिज ओसेशन जब ये राजा बने तो इन्हें खाली खजाना मिला, इन्हें खजाना मिला ही नहीं, उनका जो ट्रेजरी मिला, इनका संदूक जो मिला इनके राजा बनने पर वो खाली था। अब क्यों खाली था उसका रीज़न देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, एम्प्टी ट्रेजरी के लिए, एम्प्टी ट्रेजरी खाली ट्रेजरी का क्या कारण था? तो लॉन्ग ईयर ऑफ वार, जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसे अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। लॉन्ग ईयर ऑफ वार ड्रेंड आउट द रिसोर्सेज, ड्रेंड, मैं यहाँ पर ड्रेंड केवल लिखा हूँ पर ड्रेंड आउट, ड्रेंड एक ही बात है समझिए, ड्रेंड आउट रिसोर्सेज, लॉन्ग ईयर ऑफ वार द रिसोर्सेज आर ड्रेंड आउट। इसका मतलब क्या है? तो देखिए क्या हुआ था, लंबे समय के वार की वजह से जो रिसोर्सेज थे, जब देखिए मैं आपको बताता हूँ उस समय क्या हुआ था, जैसे ये ब्रिटेन है, ये है फ्रांस, नहीं हाँ, तो यहाँ पर देखिए और इधर है अमेरिका जैसे, तो क्या हुआ था, इन ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में बहुत युद्ध चली करती थी, बहुत युद्ध होता करता था उस समय, मतलब कि ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, एक तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो अब युद्ध होगा हमेशा, तो युद्ध तो ऐसे तो है नहीं कि युद्ध से हम पत्थर मार मार के युद्ध करेंगे, युद्ध के लिए हथियार की ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, और ये भी तो नहीं है कि युद्ध बिना खाए पिए करेंगे। तो क्या हुआ, लंबे समय के ये युद्ध हमेशा बहुत दिनों तक युद्ध चलता था और बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता था, जिसके बाद रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो गए थे। अब रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे, एक कारण ये तो है ही कि उनका संदूक खाली होगा, क्योंकि रिसोर्सेज को भरपूर करने के लिए अपने राजा को अपना पैसा लगाना पड़ेगा। तो राजा पैसा लगाएगा तो कहाँ से लगाएगा, जो अपना जमा पूंजी होगा वहीं से लगाएगा। तो ये कारण था एक एम्प्टी ट्रेजरी का। मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्गेन कोर्ट ऑफ द इमेंशन पैलेस ऑफ वर्सेलिस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे क्या मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस की जनता थी, पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की जनता भड़क चुकी थी और वो जाकर बेस्टाइल फोर्ट जो कि वर्सेलिस में स्थित थी उसे तोड़ फोड़ देती है। तो यहाँ पर भी उसी फोर्ट का जिक्र किया गया है। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आपने जैसे अगर आपके पास एक घर है, तो ऐसा तो है नहीं कि घर बना लिए तो फिर उस पर कभी खर्चा नहीं होगा, हर साल उसके पेंट के लिए, उसकी मरम्मत के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वही कारण था, यहाँ पर इतना बड़ा महल तो खड़ा कर लिया है, पर उसका जो उसे मेंटेन करने के लिए कुछ तो पैसे लगेंगे। तो इसे मेंटेन करने के लिए और इतना इमेंशन, मतलब वो बहुत ही बड़ा पैलेस था, जिसे उसे मेंटेन करने में उसका खर्च भी बहुत ज़्यादा आया होगा। तो उसे मेंटेन करने का, अब मेंटेन करेंगे तो कहाँ से करेंगे, मेंटेन करेंगे अपने पैसे से। तो इस एक कारण ये भी हो गया कि मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्गेन कोर्ट ऑफ द मेंशन पैलेस ऑफ वर्सेलिस, जो वर्सेलिस का पैलेस था बेस्टाइल, उसे मेंटेन करने के लिए खर्चे हुए, उससे वजह से ट्रेजरी खाली हुई। अब देखिए यहाँ पर है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉमन इनमी ब्रिटेन, 2 मिलियन लिवर्स डेथ। अब देखिए इसका क्या मतलब है, मैं आपको पहले एक कहानी बता देता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर है अमेरिका, यहाँ पर है ब्रिटेन और यहाँ पर है फ्रांस। तो जो ब्रिटेन था उससे अमेरिका में भी लड़ाई होती थी और जो ब्रिटेन था उससे फ्रांस से भी लड़ाई होती थी। तो क्या हुआ, अब देखिए जैसे अगर आपका कोई दुश्मन है और उस दुश्मन का कोई दुश्मन है, तो उसका दुश्मन क्या हो जाएगा, आपका दोस्त, मतलब कि फ्रांस का दोस्त हो गया अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए ये है ब्रिटेन, ये है यूएसए और ये है फ्रांस। तो अब देखिए क्या हुआ कि जब इससे भी यूएसए और ब्रिटेन में बहुत ही युद्ध चलता था और फ्रांस का भी दुश्मन था ब्रिटेन, तो क्या हुआ, फ्रांस और यूएसए जो है वो दोस्त बन गए। और क्या हुआ था, ब्रिटेन जो था वो यूएसए के कई जगह को अपने अंडर में कर लिया था। तो उससे छुड़ाने के लिए फ्रांस और जो यूएसए है वो एकजुट हो गए, मतलब कि एक साथ हो गए और एक साथ ब्रिटेन के साथ आक्रमण किए, जिसकी वजह से अमेरिका का वार भी इंडिपेंडेंस के लिए था। मैंने बताया कि ब्रिटेन ने बहुत सारे जगह उसे हड़प लिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब फ्रांस जो था वो अमेरिका के साथ युद्ध किया, तो युद्ध की फिर वही बात है कि युद्ध तो पत्थर से होंगे नहीं, उसके लिए हथियार चाहिएगा। और जब फ्रांस सपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका कह गई तो हमारा सपोर्ट कर रहे हो। तो केवल सपोर्ट कहने से, मैं आपका दोस्त हूँ तो ये कहने से थोड़ी ना हो जाए कि दोस्त हो गया, उसके लिए आपको दोस्ती निभानी पड़ेगी। तो फ्रांस जो था अमेरिका की दोस्ती निभा रहा था और खूब पैसे लुटा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, 2 बिलियन लीवर डेप्ट उस पर हो गया, मतलब कि 2 बिलियन लीवर का कर्जा उस पर आ गया। अब ये लीवर क्या है, लीवर मैं आपको बता देता हूँ। लीवर जो है वो फ्रांस की करेंसी थी वहाँ की, उस समय की, इस समय अभी नहीं है, वहाँ पर उस समय
फ्रांस में लीवर चलता था, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वहाँ पर वैसे लीवर चलता था। अब देखिए 2 बिलियन लीवर डेब्ट, 2 बिलियन का कर्जा आ गया, तो कर्जा तो अब भरना पड़ेगा। और एक चीज़ और था, जैसे आपने सुना होगा कि जो अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो भी फ्रांस ने ही गिफ्ट किया था जब यूएसए इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उसकी वजह से भी इनको बहुत ही कर्ज देना पड़ा था। तो एक तरह से ये हो सकता है कि मतलब 2 बिलियन कर्ज हो गया, तो अब उससे चुकाना पड़ेगा, तो चुकाने के लिए अपना ट्रेजरी में से फिर से निकालेंगे। हाई इंटरेस्ट लोन, लार्ज अमाउंट वाज स्पेंट ऑन पेइंग टैक्सेस। अब जो देखिए कर्ज हो गया, तो कर्ज ऐसा तो है नहीं कि कर्ज कहीं से मिल जाएगा, कर्ज के लिए कहीं से लोन लिए होंगे। अब जो लोन लिया था वो टैक्सेस ज़्यादा पे करने लगे, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ा। तो एक कारण ये हो गया, जब इंटरेस्ट बढ़ा है तो टैक्सेस पैसे ज़्यादा लेने लगे। अब फिर है रेगुलर एक्सपेंसेस, आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटी etc। रेगुलर एक्सपेंसेस, अब देखिए जब राजा है तो राजा अपने सिपाहियों को खड़ा किया रहेगा, गवर्नमेंट ऑफिसेस चलाना है, यूनिवर्सिटी चलाना है, तो उसके लिए अब यूनिवर्सिटी में जो कर्मचारी रहेंगे वो इतना तो है ना कि फ्री में काम करेंगे। आर्मी में जो सिपाही रहेंगे वो इतना तो है ना कि फ्री, देशभक्ति की भावना होती है पर इतना भी नहीं, उसको भी तो अपना परिवार चलाना है, तो उसके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था, जिसकी वजह से उसके लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता था। और एक और बड़ी बहुत ही बड़ा कारण था, टैक्सेज वाज पेड बाय ओनली थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट से ही केवल टैक्सेस लिया जाता था। क्यों, क्या क्या बात है यहाँ पर देखिए, क्या समझने की कोशिश कीजिए। जो थर्ड स्टेट है वो पहले से ही गरीब है, अब गरीब लोग से टैक्स लेंगे तो कितना दे पाएंगे, कुछ कम ही देंगे। जो अमीर लोग हैं उनसे तो आप टैक्स ले ही नहीं रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण था। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, और मैंने आपको समझा तो दिया ही है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस नोट्स को चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सोसाइटी थी उसमें क्राइसिस आती है, मतलब कि भूख हड़ताल आ जाता है, मतलब कि सही से अनाज दाने नहीं मिलते हैं लोगों को, सही से खाने पीने को नहीं मिलता है, सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब शेयर करेंगे तो अगर कुछ आप भूले रहेंगे वो भूले रहेंगे तो आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।